नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से अगर आपने यूजी, पीजी, बीएड, एमएड या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करें क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक इस पे रेगुलरली अपडेट होता है। लास्ट क्लास में हमने अस्तित्ववाद के बारे में जाना कि अस्तित्ववाद क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझा। उसी सीरीज में चलते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद के जो फाउंडर हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। ये जर्मनी के रहने वाले थे। अब ये जो फिलॉसफी है वो ये कहती है, एक्चुअली ये पहले ये जान लेते हैं कि ये फिलॉसफी आती कैसे है एक्चुअली। तो ये क्रांति के कारण आती है। क्रांति का मतलब आप समझते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा करके, मतलब अगर आपके देश में कुछ ऐसा चल रहा है कि जो समाज के लिए हितकारी नहीं है या आपको गुलाम बना लिया गया है, तो आप क्या है, संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं कि मुझे उस इन चीज़ों से मुक्ति चाहिए। तो इसके कारण ये क्या था, ये दर्शन अस्तित्व में आता है। तो सबसे पहले इस जो क्रांति का बिगुल बताया था स्पेन और फ्रांस में, वो थे रूसो, जो कि प्रकृतिवाद के फाउंडर थे। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उनकी डेथ होने के बाद जो दूसरा इस पे नाम आता है वो होता है हमारे कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स ने अपना ये दर्शन दिया था और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि उस समय जो टाइम पीरियड था, लोगों को दबाया जा रहा था। एक वर्ग ऐसा था इन मानवों का कि जो अमीर से अमीर होता जा रहा था, पूंजीवादी होता जा रहा था, पावर उसके पास आती जा रही थी और इतनी पावर आती जा रही थी, चीजें आती, वो उतनी करप्ट हो जा रहा था। और सामान्य जनता था, जो निर्धन थे, जो गरीब थे, जो कि कहीं से आके बस गए थे, मतलब कुल मिला के कह दें कि जो गरीब थे, सीधे शब्दों, उनका शोषण बुरी तरीके से किया जा रहा था। उनको विकसित होने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था, उनको लगातार दबाया जा रहा था। तो इसी के विरुद्ध आवाज उठाता है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स जब आवाज उठा देता है तो ये दर्शन का उदय होता है। कार्ल मार्क्स का जो पूरा नाम है वो मैं लिख देता हूं, कार्ल हेनरिक मार्क्स। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का पूरा नाम है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1818 से 1883 है। 1883 है। तो ये इसकी डीओबी और डेट ऑफ डेथ दोनों दी हैं। पहली वाली डीओबी है और बाद की डेट ऑफ डेथ है। तो इसने जो ये फिलॉसफी दी, उसने इसमें कॉन्सेप्ट ये था इसका कि सभी जितने भी शोषित, दबे हुए, कुचले, निर्धन वर्ग थे, इसने एक नाम दिया। उस नाम को हम बोलते हैं सर्वहारा वर्ग। ठीक है, सर्वहारा वर्ग का मतलब था कि जितनी भी हमारी आम पब्लिक है, हमारे जो आम जनमानस हैं, ठीक है, उन सभी को एक करके क्या है कि इस हर चीज के विरुद्ध आवाज उठानी है। जो भी गलत हो रहा है, जो भी उनका शोषण हो रहा है, जो उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, सबके विरुद्ध आवाज उठानी है और सबको क्या करना है, सर्वहारा वर्ग में लाना है। सर्वहारा वर्ग का मतलब था कि सभी एक बराबर हो जाएं, सभी बराबर हो जाएं, सभी एक समान हो जाएं, किसी में भी कि अमीरी गरीबी का भेदभाव मिट जाए। ये फिलॉसफी कहती है। ठीक है, ये कहता है कि समाज से, अगर साधारण भाषा में कहें, कि वर्ग भेद मिट जाए और समानता और श्रम को, क्योंकि क्या होता है कि श्रम करने वालों को, जैसे कोई फिजिकल वर्क करके इनकम करता है तो उसको क्या होता है, आज भी हेय दृष्टि से देखा जाता है। जैसे मजदूर होते हैं, मकान बनते हैं, कई जगहों पे देखो कि जो बिल्डर्स होते हैं बहुत ही गलत शब्दों का यूज करते हैं उनको पुकारने के लिए कई बार, कि जैसे कहते हैं कि अरे मर गया है क्या, तेरे से काम नहीं हो रहा है। वो भी एक इंसान है, वो तुम्हारा काम कर रहा है। तो इन चीजों का महत्व बना रहे, इसके लिए क्या था, कार्ल मार्क्स ने आवाज उठाई। और जब उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने फ्रांस में शुरुआत में वो थे, वहां से आवाज उठाई तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाता है कि भाई आप किसी देश के विरुद्ध आवाज उठा रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तो उन्हें क्या होता है कि देश से निकाल दिया जाता है। वहां ये जाके जब निकल जाते हैं तो ब्रूसवेल्स एक देश है, वहां ये मिलते हैं मार्क एंजिलिस से। तो ये इनके साथी बनते हैं और दोनों साथ में काम करते हैं और ये आगे चल के क्या करते हैं, ब्रूसवेल्स में एक समुदाय की स्थापना करते हैं जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट लीग।
कम्युनिस्ट लीग। इसकी स्थापना करते हैं ये जाके किसके साथ, एंजल्स के साथ मिलके। और वहीं पे क्या करते हैं ये जाके अपने दर्शन को वहां पे रहते हुए ब्रुसेल्स में अपने दर्शन अपनी विचारधारा को फैलाते हैं और लोगों को जागरूक करने का कोशिश करते हैं कि हाँ तुम चीज़ों को समझो और जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही हैं जो जिसकी वजह से तुम पीछे हट जा रहे हो, तुम्हारे श्रम को, तुम्हारी गरिमा का सम्मान नहीं किया जा रहा है, उसका लिए क्या किया इन्होंने, आवाज़ उठाई। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इन्होंने राजा का जो कॉन्सेप्ट था, राजा होते हैं, इसको नहीं माना। कहा राजा जैसी कोई चीज नहीं है, हमें एक लीडर चाहिए जो हमें क्या करे, रास्ता दिखाए, जो हमें आगे ले जाए, जो हमारे ही बराबरी का हो, हम ही में से निकल के आया हो। तो ये राजा के कॉन्सेप्ट को बिलीव नहीं करते थे, तो ये यानी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते थे। लेकिन कार्ल मार्क्स का दुर्भाग्य कि आज के समाज में वही हो रहा है कि जो लीडर हमारा आता है वो आगे चल के हम पे रूल ही करने लग जाता है, वो अमीर से अमीर हो जाता है और जिनके लिए संघर्ष करता है वो बेचारे गरीब से गरीब हो जाते हैं। अभी दर्शन की तत्व मीमांसा की बात कर लेते हैं। तत्व मीमांसा में ये क्या अर्थ है कि ये भी भौतिकवादी थे। जैसे यथार्थवाद था कि संसार को पदार्थ जन यानी मैटर से बना मानता था, तो ये भी क्या थे कि संसार को इनका मानना था कि ये जो संसार है पदार्थ जन्य है, यानी मैटर से मिलके बना है। ठीक है, तो ये एक तरह से भौतिकवादी ही दर्शन था। और दूसरी चीज, प्रकृतिवाद का दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया था कि प्रकृतिवाद में क्या था कि लेमार्क और डार्विन के सिद्धांतों को माना गया था। तो यहाँ पे दूसरी चीज ये थी कि डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत था, उस थ्योरी को ये मानते हैं कि विकास कैसे होता है, उसका जो एक सीक्वेंस डार्विन बना के गया था, तो उस चीज का ये अनुसरण करते हैं अपने तत्व मीमांसा में। अगर डार्विन के विकासवाद के बारे में पढ़ना है तो 11वीं 12वीं की साइंस की बुक पढ़ लीजिए, आप लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि संसार भले ही तत्वों से बना है, पदार्थ जन्य है, लेकिन वो ऊर्ध्वगामी है। ऊर्ध्वगामी का मतलब है कि वो हमेशा विकसित होता रहता है। तो समाज कैसा है, विकसित होता रह रहा है। उसके नेचर कैसा है, ऊर्ध्वगामी है कि वो ऊपर ही जाएगी। और इन्होंने कहा कि जो आत्मा है, जो हमारा शरीर है, वो पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। उसको भी इन्होंने, जो हमारी आत्मा है, आत्मा को भी इन्होंने एक क्या माना है, पदार्थ माना, पदार्थ माना। लेकिन इसमें कहा कि इसको जो ईंधन चाहिए होता है वो होता है रोशनी। यानी जिन हमारी इंडियन फिलोसफी में पंच तत्वों का बात की जाती है ना कि क्षिति जल गगन पावक समीर, तो उन्हीं पांचों तत्वों को उन्होंने कहा कि इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि भोजन, प्राण, वायु, जल, इनके द्वारा क्या होता है कि ये जो हमारा पदार्थ जन्य शरीर है, आत्मा है, वो एक्टिव होती है। ज्ञान मीमांसा में ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है कि एक सवाल पूछता हूं, सबने सुन भी रखा होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो यही इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है कि दो सिचुएशन है हमारे पास, एक है पक्ष और एक प्रतिपक्ष। पक्ष और प्रतिपक्ष जब बहस करेंगे तो वो कोई तीसरा जरूर आएगा निष्कर्ष, और वही तीसरे से क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है। जैसे कि अगर मुर्गी आई अंडा, तो किसी ने बता दिया कि नहीं पहले कोशिका आई, कोशिका से फिर किसी एक चीज का निर्माण हुआ, फिर उसके द्वारा बाकी चीजों का निर्माण हुआ। तो ये क्या था, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है इनका कि भाई पक्ष होगा यानी सिंथेसिस और एंटी सिंथेसिस, इनके द्वारा क्या होगा कि ये आपस में जब इनका द्वंद्व होगा तो कोई ना कोई तीसरा पक्ष आएगा। मतलब यहाँ पे दो पक्ष ऑलरेडी हैं और कोई ना कोई हमारे पास क्या जाएगा, तीसरा पक्ष आएगा। जब तीसरा पक्ष आएगा तो क्या होगा, ज्ञान का विकास होगा। और ये इसी चीज के लिए, प्रत्येक नए विचार के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ही अनुसरण करते हैं। यानी ये अपनी मेथड का यूज करते हैं कि पक्ष प्रतिपक्ष होंगे, फिर कोई ना कोई एक तीसरा पक्ष आएगा जो सुलह कराएगा।
और ये मानते हैं कि संसार में सदैव क्या होता है कि भौतिक है, सामाजिक है, परिवर्तन होता रह रहा है, समाज बदल रहा है। और जब समाज बदलता है तो इसी कारण क्या होता है कि ज्ञान भी बदल जाता है। अगर समाज बदल रहा है तो ज्ञान बदल जाता रहता है। और इसी चीज ये क्या कहते हैं कि ज्ञान जो है हमेशा विकसित होता है। और इसके लिए उन्होंने क्या माना था? वैज्ञानिक विधि। ज्ञान कैसे विकसित हो रहा है? वैज्ञानिक विधि के द्वारा। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम टीवी की बात करते हैं, चलो टीवी छोड़ो, मोबाइल फोन की बात करते हैं। पहले मोबाइल फोन हाथ भर के जितना आता था कि लेके, और 2-2 किलो 3-3 किलो का होता था, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हुआ। फिर 2G फोन आए, ठीक है, पहले नहीं, उसके पहले क्या थे, तार वाले फोन आए, घर के सामने टावर लगवाना पड़ता था, टेलीफोन की एक ही जगह पे रख के बात होती थी। धीरे धीरे और अपग्रेड हुआ, फिर पोर्टेबल बना कि हम कहीं ले जा सकें, ऐसे बने। और कुछ पिछले लास्ट के अगर 20 सालों में बात करें, 2000 से लेकर 2020 तक में, अब ऐसे ऐसे फोन हैं कि डायरेक्ट आप वीडियो कॉल तक कर सके हैं। तो ये क्या हुआ? ये विज्ञान का ही तो एक प्रयोग है ना, कि चीजें क्या हो रही, डेवलप हो रही हैं कंटिन्यूअस। तो इसी चीज के लिए उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान के विकास के लिए वैज्ञानिक विधि को माना। और आचार्य मीमांसा में इन्होंने भी प्रयोजनवाद की तरह कहा कि समाज क्या है, परिवर्तनशील है। तो जो आचार मीमांसा होगी वो समय, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार होगी। इन्होंने कहा कि समाज परिवर्तनशील है, सो कोई भी आचार संहिता क्या होगी, हम फिक्स नहीं कर सकते। ये सेम चीज अगर अस्तित्ववाद की अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी, तो अस्तित्ववाद भी कहते हैं कि कोई सामाजिक आचार संहिता नहीं है। तो ये भी चीज कहते हैं कि जो भी हमारे मूल्य होंगे, जो नियम होंगे, जो हमारे एथिक्स होंगे, जितनी भी चीजें हैं, वो समय, समाज, देश काल और इनके एक तत्व तो और जुड़ जाता है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अनुसार होंगे। अब इस वर्ड को यूज एक्सप्लेन कर देता हूं कि अर्थव्यवस्था के अनुसार क्यों होंगे। क्योंकि देखो, इस दर्शन का जो मूल उद्देश्य था कि भाई मानव की गरिमा को बनाए रखना है। हमें क्या करना है कि जो ह्यूमन की गरिमा है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसको हमें बनाए रखना है। दूसरा चीज ये देखते थे कि सबको सुखी रहें। सुखी हम कैसे होंगे? भौतिक पदार्थों से। इनका मानना था, हमारा नहीं मानना है। सुखी हम कैसे होंगे? भौतिक पदार्थों से। तो ये कहते हैं कि इनका उत्पादन क्या हो, बढ़ाया जाए। इनका जब हम उत्पादन बढ़ाया जाएंगे तो फिर इसका क्या करेंगे, हम समान वितरण करेंगे, ठीक है। जब हम समान वितरण करेंगे तो क्या होगा, सभी मानव क्या होंगे, सुखी बने रहेंगे। भाई अगर जैसे सब समझो, सबको 5G मोबाइल दे दें, 1 GB डेटा की स्पीड से नेट चले, तो क्या अच्छा नहीं लगेगा? तो वही बात कह रहे हैं ये। तो इसके लिए क्या चाहिए भाई, अगर मोबाइल बनाना है तो इसके जो पार्ट्स हैं वो मंगाने पड़ेंगे, सामग्री। तो अर्थ चाहिए, यानी धन चाहिए। धन के बिना तो होगा नहीं, अगर हमारे देश में वो चीजें उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए क्या होते हैं कि अर्थव्यवस्था को मानते हैं। नैतिकता में इन्होंने कहा कि समाज क्या होगी, समय अर्थव्यवस्था के सापेक्ष नैतिकता होगी। उसी चीज को मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब अगर बात करें इनके एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के, तो इन्होंने 3 प्रकार की शिक्षा मानी। इनकी शिक्षा कैसी थी? इन्होंने 3 प्रकार की शिक्षा रखी थी। पहली थी बौद्धिक शिक्षा, ये आपके सबसे पहले मेंटल डेवलपमेंट करेंगे। दूसरी क्या था कि आपके शारीरिक प्रशिक्षण देंगे। और तीसरा क्या था कि आपको हम पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण देंगे। पॉलिटेक्निक। और यहीं पे एक चीज ऐड कर देता हूं कि 3 प्रकार की शिक्षा थी, तो यही चीज इनकी 3 प्रकार की पाठचर्या भी हो जाती है। अब बौद्धिक शिक्षा का मतलब क्या था कि भाई आपके पहले हम मेंटल डेवलप करेंगे। जब तक आपका मानसिक विकास नहीं होगा, मेंटल डेवलप नहीं रहेगा, तो आप चीजों को कैसे समझेंगे? और उसके बाद जरूरी है कि आपका स्वास्थ्य सही हो। भाई अरस्तु कहता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, आप बीमार पड़े, तो आप थोड़ी सीख पाएंगे। या आपका माइंड ही नहीं काम कर रहा है, बॉडी भले आप दारा सिंह लग रहे हो, लेकिन आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तो कैसे सीख पाएंगे? यानी दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। तो इसीलिए शुरुआत में दोनों ने कहा कि भाई बौद्धिक शिक्षा हो और आपका शारीरिक प्रशिक्षण, और लास्ट में उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण हो। तो ये 3 इन्होंने प्रशिक्षण की बात करी।
और पाठ्यचर्या में इन्हीं के 3 के अनुसार, जैसे एक बौद्धिक में क्या आ जाएगा, हम रख देते हैं कि हम आपको सबसे पहले पढ़ना, लिखना, ये सब सिखाएंगे, और इसके अलावा गणित, इतिहास, भूगोल, ये सारे जो विषय हैं जो बौद्धिक शिक्षा रिलेट कर सकते हैं उनको रखो। शारीरिक प्रशिक्षण में इन्होंने कहा कि व्यायाम और खेल कूद, इन इन चीजों को रख दो। और जब इन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल रख लो कि जैसे कृषि प्रशिक्षण, ये एग्जाम्पल है, और भी चीजें हैं इसमें, कृषि प्रशिक्षण हो गया, पशुपालन हो गया। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई हमारे पास 3 प्रकार की शिक्षा देना है, और 3 प्रकार में ये चीज रखना है, और इसी की बेस पे पाठ्यचर्या इनकी डिफाइन कर देता हूँ। फिर बाकी चीजें डिफाइन करता हूँ कि भाई पाठ्यचर्या में क्या क्या रखा जाएगा। तो जब हम बौद्धिक शिक्षा देंगे तो पढ़ना लिखना, गणित, इतिहास, इन सबको रखेंगे, ठीक है। भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, और लास्ट में जो मैंने भी बताया था कि पॉलिटेक्निक में कृषि पशुपालन में क्यों, तो जिससे क्या हो, ये पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण इसलिए देते थे कि आपका उत्पादन बढ़ाया जा सके। अगर आप चीजों को बनाना ही नहीं सीखेंगे तो उनका उत्पादन कैसे बढ़ेगा। शिक्षण विधि की बात करें, यानी टीचिंग मेथड की, तो टीचिंग मेथड में इन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक विधि सबसे उत्तम है। भाई अगर हम किसी को साइंटिफिक मेथड का यूज करके पढ़ा सकते हैं तो वो सबसे अच्छी है। वैज्ञानिक विधि के बाद इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड माना, यानी क्रिया प्रधान, और क्रिया प्रधान के अलावा अपनी जो इन्होंने ज्ञान मीमांसा में एक विधि बताई थी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसका माना कि ये 3 तरीके हम शिक्षण देने के लिए यूज कर सकते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी सबसे पहले था वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि के बाद भाई हम क्रिया कराएंगे, उसके बाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब अगर हम कहें शिक्षक कैसा हो इनके यहाँ, भाई शिक्षक भी तो होगा, तो इन्होंने कहा कि शिक्षक पहले ऐसा कि जो सर्वहारा वर्ग को क्या करे, उसमें भरोसा करे, उनकी श्रद्धा, उनकी गरिमा को बनाए रखे, बच्चों में उनके बारे में बताए, उनके लिए आवाज उठाए, श्रम की गरिमा को समझे, श्रम की महत्ता को समझे, छात्रों में क्या करे, श्रम की भावना का विकास करे। तो यानी एक तरह से कहा जाए जो इनका मेन थीम लाइन है कि सर्वहारा वर्ग को हमें लाना है और सबको एक समान कर देना है। तो शिक्षक ऐसा हो जो इस वर्ग के लिए काम करे, श्रम की गरिमा को समझे, महत्व के समझे, और बच्चों में भी जिनको वो सिखा रहा है उनको श्रम का महत्व समझा सके, उनमें डेवलप कर सके। तो ये थी यहाँ पे शिक्षक की भूमिका। अब अगर हम छात्र की बात करें तो छात्र कैसा हो, श्रमशील हो, श्रम के प्रति उसे क्या हो, श्रद्धा हो, ठीक है, श्रम की वो गरिमा को समझे, श्रम के प्रति उसे श्रद्धा हो, शारीरिक श्रम में आस्था हो, और सबसे बड़ी चीज थी कि सांस्कृतिक या धार्मिक पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। मार्क्स का मानना था कि धर्म जो है एक तरह से अफीम होता है कि अगर आप सूंघ लिए एक बार या इसका नशा कर लिए तो कभी उतरेगा नहीं। तो इसीलिए एक छात्र ये क्या मानते थे कि धार्मिक पूर्वाग्रहों से या धार्मिकता से उसको दूर रखो, उसको पास आने ही ना दो, इन चीजों से वो दूर रहे। अब अगर अनुशासन की बात करें, अनुशासन और विद्यालय कैसा हो यहाँ पे, तो अनुशासन में ये वैयक्तिक अनुशासन को साथ लेके चलते हैं, और प्लस सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं। वैयक्तिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। अनुशासन का मतलब यहाँ पे है कि वैयक्तिक स्वतंत्रता को महत्व देंगे, लेकिन सामाजिक जीवन जीने के लिए जो समाज नियम कानून बनाएगा उस चीज को हम लेके फॉलो करेंगे। और अगर विद्यालय की बात करें तो इन्होंने कहा कि विद्यालय ऐसा हो कि जो नवीन विचारधारा का पोषक हो, कि मतलब जो भी नई चीजें आ रही हैं उन चीजों को वो लेके चले, उसको उससे दूर ना भागे। यानी जो विद्यालय होगा सीधे सीधे अगर कहें तो वो डेवलप होता रहे। विद्यालय कैसा हो जो हमेशा डेवलपमेंट होता है, जिसका विकास होता रहे, जो उसमें नई ट्रेंड्स आए, जो नई चीजें आए, उन चीजों का क्या करे, वो पोषण करे, समाज के लोगों को शिक्षित करे, जिससे उनका विकास क्या हो, तेजी से हो सके।
इसके अलावा कार्ल मार्क्स का कहना था कि स्त्रियों को शिक्षा को जो हम दूर रखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जितना हम पुरुषों की शिक्षा की बात करते हैं, हमें उतना ही ध्यान स्त्रियों की शिक्षा पे देना चाहिए, क्योंकि देखो ये एक सर्वहारा दर्शन है। तो इसमें कहीं भी एक ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा कि जैसे कि किसी भी फिलॉसफी में क्या होता है कि कोई एक, जैसे अगर आदर्शवाद के शुरुआती समय की बात करो, तो दासों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। जब प्लेटो के टाइम पे था, प्लेटो इस चीज को फेमस करता है, तो वहां पे दासों की शिक्षा नहीं थी, इवन स्त्रियों की शिक्षा तक नहीं थी। एक समय के बाद दिया गया था। यही चीज प्रकृतिवाद में भी होता है कि स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती है, या दी भी जाती है तो बहुत सीमित दी जाती है। लेकिन कार्ल मार्क्स अपने टाइम में ऐसा नहीं करता, वो हर किसी को शिक्षा का अधिकारी मानता था, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ठीक है, चाहे वो शोषित वर्ग का हो या बहुत धनी हो, वो किसी को भी इन चीजों से वंचित नहीं रखता था। और विद्यालय के बारे में क्या हो कि विकास तो करें, श्रम की गरिमा को बनाए रखें, ठीक है। ये इसका एक कॉन्सेप्ट हो गया, और एक कॉन्सेप्ट है क्या, व्यवसायिक प्लस औद्योगिक प्रशिक्षण का केंद्र बने, कि आपको हमें सिखा के ही भेजेंगे, कि तुमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम सिखा के भेजेंगे, अगर आए हो तो हमसे कुछ ना कुछ लेके जाओगे। तो अगर साधारण भाषा में एक बार में फिर फिलोसफी को समराइज करें, तो ये सभी की शिक्षा, यानी जो सर्वहारा वर्ग था, जो धनी थे उनको हटा दो, ठीक है, तो जो गरीब कुचले दबे वर्ग थे उनकी शिक्षा की मेन बात करता है। भाई अमीर के पास तो पैसा है, वो चीज़ों को कर लेता है, लेकिन जो श्रम की गरिमा गिर गई थी, फिजिकल वर्क की कंडीशन को अच्छी नहीं समझी जाती थी, उन सब चीज़ों के विरुद्ध क्या था कि आवाज़ उठाई कि नहीं, इन चीज़ों को भी स्थान दो, इनके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता। तो इसी कारण इसका एक नाम पड़ गया था सर्वहारा वर्ग, और ये नाम दिया था कार्ल मार्क्स ने। अब अगर इसके कुछ पॉइंट, जैसा कि हम हर टॉपिक के लास्ट में करते हैं, कि कुछ इम्पोर्टेंट्स जिसमें क्या हो जाए कि हम इस पूरे टॉपिक को एक एक अगर लाइन में कह दें, तो जैसे मैंने एक लाइन लास्ट में बोला था कि धर्म क्या है, अफीम है। तो यहाँ पे धर्म क्या है, अफीम माना जाता है, कि अफीम है और इसको क्या हो, दूर रखा जाना है, बालक से दूर रखना है। कि धर्म का जो है, यानी शिक्षा हो, क्या हो कि ये धार्मिक शिक्षा के सीधे शब्दों में कहें कि भाई धार्मिक शिक्षा के पक्षधर में नहीं थे, उसको ये नशे की तरह एक्सेप्ट करते थे कि अगर एक बार लत लग गई तो फिर वो छूटेगी नहीं। तो बालक को क्या है, हमें इससे दूर करना है। और सोचो कि उस टाइम पे 1800 के कॉन्सेप्ट में, उस टाइम पे कार्ल मार्क्स सार्वभौमिक शिक्षा की बात करता है, जबकि हमारे देश में शिक्षा के, अगर हम अपने ही देश में बात करें, तो हमारे देश में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का जो कॉन्सेप्ट आया था कि एजुकेशन फॉर ऑल, ये 2000 के अराउंड में आया था, और ये 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट को लेके आया था। मैं आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ, बाकी हमारे देश में भी बहुत पहले था, लेकिन हम अभी की अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, तो सार्वभौमिकरण का जो कॉन्सेप्ट था कि एजुकेशन फॉर ऑल हो जाए, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कार्ल मार्क्स लेके आया था। दूसरी चीज, जो साम्यवादी देश थे, इस मार्क्सवादी दर्शन को साम्यवाद भी कहा जाता है, ठीक है, कम्युनिस्टवाद, जिसको हम कम्युनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इन देशों में, जो देश इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, वहां पे शिक्षा क्या हो, निःशुल्क हो। और ऐसा नहीं कि किसी एक निश्चित स्तर तक शिक्षा निःशुल्क हो, शिक्षा हर स्तर पर निःशुल्क हो, यानी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की ये फ्री की बात करते हैं कि आपको मुफ्त में दिया जाए। दूसरी चीज, ये दर्शन कहता है कि मानव की जो प्रकृति है, यानी जो मानव का नेचर है, वो सामाजिक ही है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो इस चीज को 3 दर्शन हमारा मानता है मानव की प्रकृति, एक यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और मार्क्सवाद। इसमें आप आदर्शवाद को भी रख सकते हो, लेकिन मुख्यतः ये जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि मानव की प्रकृति सामाजिक है, वो ये 3 ज्यादा फोकस करते हैं, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और मार्क्सवाद। जबकि प्रकृतिवाद सामाजिकता का विरोधी है, अस्तित्ववाद कहता है कि सामूहिकता जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो आदर्शवाद मानता है पर इनके लेवल का नहीं मानता है जितना ये कहते हैं, क्योंकि आदर्शवाद में आध्यात्मिकता ऐड हो जाती है। फिर जो राज्य केंद्रित शिक्षा प्रणाली आई है, ये इन्हीं की देन है कि राज्य केंद्रित शिक्षा प्रणाली हो,
सीधे सीधे की बात कहें तो शिक्षा पे ये नियंत्रण की बात करते हैं, तो शिक्षा पे नियंत्रण राज्य का होना चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं। और एक बात कि शिक्षा कैसी हो, शिक्षा देश, समय और आवश्यकता अनुसार हो। कि हमारे देश को अगर युद्ध चल रहा है तो उस समय हमें सिर्फ सैन्य शिक्षा देनी चाहिए। हम अपने आप को विकसित कर रहे हैं तो हमें वैज्ञानिक शिक्षा देनी चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इनका कहना मतलब था कि शिक्षा क्या हो कि देश काल समय परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उसी को अंधा अनुसरण करते जाएं, उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते जाएं। भाई हमें अगर नई चीजों से अपडेट होने की जरूरत है तो हमें अपडेट हर हाल में होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज थी कि भले अनुशासन इनके यहाँ वैयक्तिक था, सामाजिक अनुशासन था, लेकिन फिर भी जो इनका अनुशासन था वो काफी कठोर अनुशासन था। ये माना जाता है कि इनका अनुशासन बाकी सभी दार्शनिकों में से, मतलब जो भी दर्शन थे उनकी अपेक्षा इनका अनुशासन काफी कठोर है। इसके बाद अगर हम विद्यालय जो होते हैं उसकी स्टेजेस की बात करके कि स्कूल के क्या स्टेज हैं, मैं वहाँ ये बता देता हूँ कि स्कूल का इन्होंने स्टेज बांट रखा है, एक बाकायदे टाइम पीरियड है। तो जब से सबसे पहले है कि 1 से जो 3 वर्ष का टाइम पीरियड है, यानी 1 से 3 वर्ष, इसको नर्सरी बोलते हैं। दूसरा हो गया 4 से 6 वर्ष, किंडरगार्टन बोलते हैं। और ये सवाल है कि ये किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया। मतलब पहला टाइम था 1 से 3 वर्ष जो कि था नर्सरी, 4 से 6 हमारा हो गया किंडरगार्टन, 7 से 10 7 से 10 वर्ष प्राइमरी, और फिर चौथा है 11 से 15 वर्ष माध्यमिक, सॉरी पूर्व माध्यमिक है ये, और फिर 15 से 17 वर्ष पांचवा है, वो है व्यवसायिक शिक्षा दी जाती थी। यानी 2 साल आपको किसी न किसी व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। और 17 से 20 यानी 3 साल का जो टाइम पीरियड था, 17 से 20, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया था। 3 हिस्सों में इन्होंने 3 अलग अलग चीजें रखी थी कि सबसे पहला था सेकेंडरी पॉलिटेक्निक है, ठीक है। पहला था 3 प्रकार की थी यहाँ पे कि आप 3 तरह से रह सकते हैं, या तो आप पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण ले लें, या आप टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण ले लें, ठीक है। और लास्ट में क्या है, या हायर वोकेशनल। और इसके बाद जो लास्ट है 7वां, कि 22 वर्ष के ऊपर के बालकों के लिए क्या थी, उच्च शिक्षा। मतलब ये फिलॉसफी थी जिसने क्या किया था कि पूरा टाइम पीरियड बना रख दिया था कि भाई बच्चों को हमें किस स्टेज पे क्या सिखाना है। तो जो पहला 1 से 3 वर्ष था नर्सरी था, 4 से 6 वर्ष था किंडरगार्टन, 7 से 10 इन्होंने प्राइमरी का टाइम दिया, 11 से 15 पूर्व माध्यमिक की बात करते हैं, 15 से 17 व्यवसायिक प्रशिक्षण की बात करते हैं 2 साल। यानी ध्यान देना 2 साल अनिवार्य है व्यवसायिक प्रशिक्षण। जैसे कुछ देशों में क्या होता है कि सैन्य शिक्षा अनिवार्य होती है, जैसे इसका एग्जाम्पल है इजराइल। वहां पे चाहे आप मेल हो फीमेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो उनको क्या है सैन्य शिक्षा आपको वो देंगे ही देंगे। इसके बाद क्या थी जो 17 से 20 था, इसको 3 हिस्सों में बांटा, सेकेंडरी पॉलिटेक्निक, टीचिंग टेक्नोलॉजी, यानी सॉरी टेक्नोलॉजी की टीचिंग, या आपको हायर वोकेशनल। और लास्ट में ये कहते हैं कि अगर आप इसके बाद भी शिक्षा लेना चाहते हैं तो भाई 22 वर्ष के बाद इनके यहाँ उच्च शिक्षा का कॉन्सेप्ट था। और जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये
समाज में समानता समान वितरण की बात करते थे, तो भौतिक पदार्थ जो भी थे उनके उत्पादन को बढ़ावा देना था। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उसका वितरण होगा, तो उसके लिए विनोद था कि समान वितरण, किसी को कम या ज्यादा नहीं, कि पहले हम भौतिक पदार्थों का उत्पादन बढ़ाएंगे और उसके बाद उनका हम क्या करेंगे, समान वितरण करेंगे। और जब समान वितरण क्या होगा तो मानव क्या होगा, सुखी बनेगा। इनका कॉन्सेप्ट था। और सबसे बड़ी चीज है, जो तुम लोग सेमेस्टर परीक्षा दे रहे हो, जिसकी वजह से रोज असाइनमेंट, रोज कोई ना कोई एग्जाम लगा रहता है, ये इन्हीं की देन है, क्योंकि इस दर्शन ने वार्षिक परीक्षा का, जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली थी, इस चीज का विरोध किया था। तो सेमेस्टर सिस्टम जो लाया था वो यही दर्शन का कॉन्सेप्ट था। और एक चीज ये है कि इसका एक नाम बोल्शेविक दर्शन पड़ा है, बोल्शेविक। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि रूस में मार्च 1917 और नवंबर 1917 में 2 क्रांतियां हुई थी। ठीक है, एक्चुअली इस क्रांति की से इस दर्शन की तो शुरुआत होती है। तो बोल्शेविक एक जगह थी, वहीं पे इस क्रांति की शुरुआत होती है, तो इस कारण कई बार इसका नाम, इसको बोल्शेविक दर्शन भी कहा जाता है। तो हमारा ये वेस्टर्न फिलॉसफी के जो 6 फिलॉसफी थे, आदर्शवाद से लेके मार्क्सवाद, वो सभी यहाँ खत्म होते हैं। पाश्चात्य दर्शन की परंपरा यहाँ पे खत्म होती है। अब अगर पाश्चात्य दर्शन के किसी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो एक दिन समराइज वीडियो बनाएंगे जिसमें हर फिलॉसफी का एक से दूसरे से कंपैरिजन कर देंगे कि आदर्शवाद प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद से यथार्थवाद, यथार्थवाद से प्रयोजन, प्रयोजन से अस्तित्व, उनके कुछ पॉइंट्स लेके, जैसे कि इन क्या है, पाश्चात्य फिलॉसफी में कुछ चीज़ें एकदम फिक्स हैं कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं बदला जा सकता, भाई सबका अपना फिक्स है। इसके बाद क्या है कि शिक्षक, छात्र, टीचिंग मेथड और पाठ्यचर्या, अनुशासन, विद्यालय, तो इनके आधार पे एक तुलना कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस फिलॉसफी में क्या चीज़ बहुत अच्छा था, क्या किस फिलॉसफी में बहुत कमज़ोर था। अगर लगे तो आप लोग कमेंट करके बताना, तब ये वीडियो बनाएंगे। नहीं तो अब इसके बाद हम भारतीय दर्शन की बात करेंगे, हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है, तो जिसमें हमें सांख्य, योग और अगर हम पीजी के सिलेबस की बात करें तो उसमें गीता भी पढ़ना है, और इस्लाम और अद्वैत वेदांत, वेदांत दर्शन, और इसके अलावा जैन और बौद्ध पढ़ना है। तो इतनी फिलॉसफी पढ़ना है। तो जो अगली फिलॉसफी की क्लास चलेंगे तो इस पर हमारा इंडियन फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। और अगर फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक यहाँ पे रेगुलरली अपडेट होता है। धन्यवाद।